हेलो दोस्तों, प्यार एक विश्वास ही नहीं, एक प्यास भी है। प्यार के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम पड़ जाएंगे, फिर भी प्यार एक प्यार है। प्यार एक अनोखा रिश्ता है, प्यार एक रेशम की धागा है और प्यार ऊर्जा भी है, प्यार पूजा भी है। आज के इस कहानी में हम देखेंगे प्यार कैसे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्यार के कहानियों को। विनय और सलोनी ये छोटे थे, लगभग 7 साल की उम्र में, और ये स्कूल जाना शुरू किए और पढ़ने लगे। सलोनी का पढ़ने में मन थोड़ा कम लगता था और विनय पढ़ने में तेज तर्रार था और इसलिए पढ़ता था कि वो अगर नहीं पढ़ता तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। और इसलिए नहीं कि कोई उसको दिक्कत होती, बल्कि इसलिए वो पढ़ाई को ही आदर्श मानता था और उसका लक्ष्य था मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊं। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विनय के जो माता पिता थे वो पेशे से एक मजदूर थे और सलोनी के माता पिता नहीं थे। उनके गैर मौजूदगी में उसे उसके अंकल और आंटी पाला पोसा करते थे। हालांकि दोस्तों सलोनी का पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो पढ़ रही थी क्योंकि उसके अंकल आंटी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो बिना पढ़े लिखे ही रह जाए। साथ में सलोनी का यह मानना था कि शादी तो हो ही जाएगी और नहीं भी होती है तो मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि जो मेरा लाइफ कट सकता है, और वैसे भी शादी की अभी क्या ज़रूरत है। और वैसे भी शादी जब हो जाती है तो लोग लड़कियों को मजबूर करते हैं, अपने बिस्तर की शोभा समझते हैं, इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। और दोस्तों ये आजकल के समाज में हकीकत भी है, और कोई भी अगर ये देखता है सुनता है तो उसकी धारणा यही बन जाती है। और चूँकि ये किसी एंगल से गलत भी नहीं है, ऐसा होता है तो इसमें लड़कियों का क्या दोष। फिर क्या था, समय का पहिया अपने रफ्तार से चलता जा रहा था और दोनों इंटर पास कर गए एक ही स्कूल से। यहाँ से दोस्तों दोनों की लाइनें अलग अलग हो गई। वो अपने बिजनेस के क्षेत्र में चली गई और फिर विनय अपने IAS के तैयारी में लग गया। फिर तभी वो समय आता है जब उसका IAS की तैयारी पूरा हो जाता है और वो इंटरव्यू के योग्य हो जाता है और उसे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों उसे मुंबई बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसके माता पिता मजदूर थे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे सो उसे वो गाड़ी से भेज सके। तो वो जैसे तैसे वो पैदल ही यात्रा शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों उसे IAS रैंक पर जाना था और उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। हालांकि वो चाहता तो औरों जैसे ट्रेन के डब्बों में भीड़ की तरह घुस जाता बगैर टिकट के, लेकिन एक IAS बनने जा रहा था तो उसके दिल में तमन्ना थी अगर वो ही इस कदर की हरकत करे तो फिर बाकी उसे फॉलो करने वाले क्या करेंगे। अगर वो ऐसा कर भी ले तो लोगों के नज़र में तो महान बना ही रहेगा IAS के बाद, लेकिन खुद से कभी नज़र नहीं मिला सकता। इसलिए वो अपने मेहनत पर ज़्यादा यकीन रखता और इसी बात को आधार मान के वो पैदल चल दिया। वो दोस्तों रास्ते में चलते चलते इतना थक गया था कि उसकी चलने की शक्ति अब नहीं बची। तभी एक घर मिला।
हालांकि वो रहता तो सलोनी का ही घर है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि ये सलोनी का घर है। फिर वहाँ पे उस घर की नौकरानी मिली और फिर वो बोली, जी बताएं आप कौन? वो हाथ जोड़ के बोला, क्या मैं एक रात रुक सकता हूँ? मेरे हाथ पैर बहुत चलते चलते फूल गए हैं, अब मेरी क्षमता नहीं होती मैं आगे जा पाऊँ। प्लीज़ अगर आप हमें एक रात रुकने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप हमारे लिए इतना कर दें तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो आपको हमेशा खुश रखे। फिर अब वो तो ठहरी नौकरानी, तो वो कही, ठीक है मैं मैम साहब से बात कर लेती हूँ, वो मैम साहिबा जो कहेंगी मैं करूँगी, तुम तब तक यहीं पे रुके रहो। वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है और वो सलोनी से पूछती है कि क्या एक व्यक्ति आया है, वो बहुत थका हुआ लगता है, उसके हाथ पैर फूल गए हैं, वो एक रात रुकने की इजाज़त मांग रहा है, क्या मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो उसे यहाँ रख लो। उसे लगा होगा कोई भिखारी भूला भटका रास्ते में थक गया होगा, ठीक है रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आखिर इतना बड़ा घर है, अगर ये घर किसी के सहायता नहीं कर पाया तो फिर इसके इतने बड़े होने का क्या अर्थ है। घर के एक कोने में एक रूम में उसे जगह मिल गया। तभी ऐसे ही सलोनी टहलने के लिए निकली, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ा तो उसे देख के आश्चर्य हो गया और उसके कॉलेज के दिन याद आने लगे। वो बोली, विनय तुम? विनय बोला, सलोनी ये तुम्हारा घर है? अगर हमें ये मालूम रहता ये तुम्हारा घर है तो मैं तो खटखटाता ही नहीं, सीधा अंदर आ जाता तुम्हारे पास। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ तुम कहाँ जाने वाले हो, इतने थक गए हो, तुम्हारे चप्पल भी घिस गए हैं, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। फिर वो बोला, तुम तो जानते ही हो कि मेरा शुरू से लक्ष्य था आईएएस बनने का और अब उसके इंटरव्यू निकालने के समय आ गए हैं, तो मैं उसी के लिए मुंबई जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं होता है, 200 रुपये मेरे जेब में है, इसी में हमें खाना भी है और सब कुछ करना है, तो मैं अगर किराया भाड़ा दे दूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा खाने पीने के लिए। तो बोला कि अगर मैं परसों नहीं पहुंचता हूं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर तुम हमें अपने घर में एक रात रुकने के लिए जगह दे दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मैं कल प्रातः होते ही यहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल लूँगा। दरअसल मैंने 2 दिन से अपनी यात्रा शुरू कर रखी है और जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर सलोनी बोली, चलो तुम यहाँ आ गए हो तो आराम से रहो, नहा लो और कपड़े भिजवा देती हूँ, उसे बदल लो और खा पी के आराम करो, मैं तुम्हें परसों मुंबई फ्लाइट से छुड़वा दूँगी और तुम जो यात्रा में अपनी समय खर्च करोगे वहाँ इस समय को यहाँ लगा के तुम अपना और तैयारी कर लो, कुछ पढ़ लो। वो बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, वाकई में ईश्वर के रूप में तुम हमें मिल गई हो मेरी सहायता के लिए। और स्नान करके खा पी के और 1 घंटा आराम करके वो पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों वो बहुत बुरी तरह से थक गया था, अगर वो ना चाहते हुए भी पढ़ता तो भी पढ़ना पाता, इसलिए 1 घंटा आराम उसके लिए ज़रूरी हो गया था। फिर उसकी नींद खुल गई और इस बात की उसे टेंशन थी कि आईएएस का एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो ज़रूरी है। सब लोग सोच चुके थे, लेकिन वहाँ उसके द्वारा दिए गए ऐशो आराम में वो अपने आईएएस की तैयारी में लगा रहा। फिर वो समय आता है और समय के साथ विनय मुंबई पहुंच गया और इंटरव्यू भी
दिया, लेकिन राइटिंग अच्छी ना होने की वजह से उसे इंटरव्यू में सब बोलने लगे और सभी उसके राइटिंग को देख के यही कहते, क्यों बे 5वीं क्लास में गर्लफ्रेंड घुमा रहा था क्या? जब पढ़ने लिखने का समय था तो क्या किया? और देख, यही तेरे घूमने का नतीजा है। पकड़ इसको, ले पकड़, जा राइटिंग ठीक कर। अब तेरी राइटिंग नहीं सही है तो तू निर्देश क्या देगा लोगों को? क्या पढ़ाएगा? क्या आदेश जारी करेगा? कार्य प्रणाली कैसे चलाएगा? बोल। इन सब बातों को सुन के वो बहुत चिंतित होता है। तभी उसमें एक भूतपूर्व जवान रहते हैं। मैं बुजुर्ग बोलूँ ये बदतमीजी होगी हमें जहाँ तक कि लगता है। तो वो गंभीरता को समझते हैं और एक गिलास में पानी देते हैं। तो वो कहता है ये गिलास अच्छी नहीं है, हमें चांदी के गिलास में पानी चाहिए। तो वो सब चौंक जाते हैं, बोलते हैं व्हाट, क्या मतलब है तेरा? पानी तो पानी होता है, पानी पी। तो बोला नहीं, हमें चांदी के ही गिलास में चाहिए। तो कहता है क्या मतलब है तेरा? कहता, फिर वो बोलता है मेरा राइटिंग भले गलत हो लेकिन मेरे काम करने के तरीके और मेरा कार्य प्रणाली और मेरे निर्देश देने का फर्क पड़ता है, न कि राइटिंग से कुछ होता है। क्योंकि राइटिंग तो सिर्फ समझाने का काम करता है और ऐसा थोड़ी है कि जिसको मैं लिख के दूंगा ये भले गंदी ही राइटिंग है उसे समझ में नहीं आएगी। उसे समझने से मतलब है। तभी उसकी बातों से सभी लोग प्रभावित होकर उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर एक तरफ खुशी लिए और एक तरफ अपने गंदी राइटिंग का थोड़ा सा दुख लिए वापस सलोनी के यहाँ आ गया। सलोनी पूछे क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू निकला? तो वो बताया और साथ में इस बात से बहुत शर्मिंदा महसूस किया कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। सलोनी ने कहा कोई नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम्हारे काम के नज़रिए का फ़र्क पड़ता है, लिखने से क्या होता है। उसने कहा प्रॉब्लम ही तो है, मेरे जूनियर मेरे मजाक उड़ाएंगे, वो हमारे ऊपर हंसेंगे। तो सलोनी बोली कोई हंसता है तो हंसने दो, वो तुम्हारे पद को तो नहीं पा सकता है और तुम्हारे काम को तो वो नहीं देख सकता है, तुम्हारे जैसे काम तो नहीं कर सकता है। इन सब बातों से थोड़ा बहुत उसका हौसला बढ़ा और बनारस के उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में उसके ज्वाइनिंग का ज़िला निर्धारित कर दिया गया और वहीं उसे नियुक्त कर दिया गया। फिर क्या था दोस्तों, वो अपने कार्यालय में जाने लगा, अपने मूलभूत जिम्मेदारियों को समझने लगा और उसे बाखूबियत बहुत अच्छे से उसका निर्वाह करने लगा। और तभी देखते देखते 1 महीना ख़त्म हो गया। उसके 1 महीना ख़त्म होते ही उसकी पहली सैलरी आई। फिर वो विचार करने लगा मैं इस पहली सैलरी का क्या करूं। फिर तभी उसके मन में ख्याल आया कि इस पद के पीछे मेरे माँ बाप की बहुत मेहनत है, क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। और फिर अगर मैं सही समय तक ना पहुंच पाता तो मेरा ये इंटरव्यू भी नहीं हो पाता। इसमें सलोनी का भी सबसे अहम रोल है, क्यों ना उसके लिए भी कुछ किया जाए। ये सब उसके मन में चल रहा था। इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए उसने सरप्राइज़ देने का प्लान किया। और दोस्तों उन तीनों के लिए अलग अलग सरप्राइज़ उन लोग के हिसाब से खरीद लिया और बिना बताए उन लोग के यहाँ चल दिया।
सबसे पहले अपने माँ बाप के पास गया और वो लोग देख के इतने खुश हुए जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। फिर क्या था, गिफ्ट दिया और उन लोग को अपने साथ अपने आवास में लेके चल दिया। फिर सलोनी के यहाँ पहुँचा और सलोनी देख के उसको बहुत खुश हुई और उसे भी तोहफा दिया और अपने यहाँ इनवाइट करके चल दिया। फिर वो वापस से अपने कार्य प्रणाली को देखने लगा। दोस्तों, उसका मानना था कि हम लोगों से एक अधिकारी के तौर पे अगर हम पेश आते हैं तो वो अपने दिल की बात हमसे शेयर नहीं कर सकते और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो हमसे छुपी रहेगी। इसलिए वो उनके लिए उन्हीं के गांव का, उन्हीं के घर का सदस्य जैसा व्यवहार किया और इससे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा उसके क्षेत्र में, उसके ज़िले में कोई भी धांधली नहीं होती और कोई भी समस्या आती तो सीधे तौर पे वो लोगों से मिलता और लोग उससे मिलते और समाधान हो पाता। बड़े प्यार से और बड़े ईमानदारी से रहने लगे उसके क्षेत्र में लोग। उस क्षेत्र के युवा इतने प्रभावित हुए कि जो भी आईएएस की तैयारी करते वो ये मान चुके थे कि हमें इनके जैसा ही बनना है। और जितने युवा भी तैयारी कर रहे थे वो विनय से निवेदन किए, अगर आप अपना समय देके हम लोग का मार्गदर्शन रोज करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हालांकि एक डीएम के पास व्यस्तता तो अधिक होती है, फिर भी विनय चूँकि ज़मीन से जुड़ा था और वो गरीबी को बहुत करीब से देखा था, इन सब चीज़ों को समझ के उन लोगों के लिए टाइम देता और मुफ्त में उन लोगों को शिक्षा भी देता। फिर दोस्तों, पढ़ते पढ़ाते विनय की राइटिंग भी बहुत अच्छी खासी हो गई। आज वो जिसके कारण इंटरव्यू से बाहर होने वाला था वही चीज़ उसकी सुधर गई। दोस्तों, फिर क्या था, जो भी थोड़ा बहुत टाइम निकलता वो सलोनी के साथ रहता, घूमता और उसके साथ पार्क वगैरह में घूमता। फिर धीरे धीरे इन लोग में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर बोला, सलोनी क्यों ना किसी कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। उसे भी लगा ये तो नॉर्मल ही बात है, हाँ ठीक है चलते हैं। फिर वहाँ कॉफ़ी शॉप में गया और 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। कॉफ़ी पीते पीते बोला, सलोनी बचपन से लेके आज भी हमें यही लगता रहा कि हम तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, हमारी हैसियत तुम्हारे आगे शून्य है। लेकिन ये भी एक अटल सत्य है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। दोस्तों, सलोनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और जैसे तैसे अपना होश संभालते वो बोली कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। दोस्तों, आलम यहाँ पे ये था कि रात का जब वक्त था तो इधर विनय सोच परेशान हो रहा था कि क्या इसका परिणाम निकलेगा, क्या मेरे बारे में वो सोच ली होगी। और यहाँ सलोनी का इस बात को सोच के नींद उड़ा जा रहा था और एक वो अलग ही अनुभव कर रही थी। फिर सुबह हो गया, विनय को बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें हमसे सबसे पहले प्यार कब हुआ। वो बोला, जब तुम तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और जब तुम्हारा नाक बहा करता था, तुम अपनी नज़रों को चुरा के, चेहरे को छुपा के जब अपने नाक को ऊपर ऐसे खींचा करती थी, तभी तुम्हारा वो हमें व्यवहार हमें आकर्षित कर लिया और हमें लगा कि अगर ये लड़की इतना ख्याल अपने इन सब चीज़ों का रख सकती है तो मोहब्बत में किस हद तक ख्याल रखेगी। फिर क्या था, धीरे धीरे तुम्हारे लिए मेरा सोच
बढ़ने लगा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगने लगा। लेकिन मैं तुमसे इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि हमें लगता था कि मैं कहाँ गरीब और तुम कहाँ पैसे वाली। मेरी हैसियत उतनी नहीं थी कि मैं तुमसे कह पाता, यही सब सोचता। और फिर मेरे सामने अभी तो मेरा करियर भी पड़ा था। मैं सोचा कि पहले IAS बन जाऊं, उसके बाद मैं अपने बात समझाने की कोशिश करूंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर ये भी मैंने सोच लिया था कि मेरा प्यार तो चांद और चकोर जैसे होगा, जो कि चांद चकोर को देख सकता है लेकिन कभी छू नहीं सकता। फिर ये सब मैंने तय कर लिया था, तब से तुमसे प्यार करता था। फिर डरते डरते पूछा, क्या तुम्हें भी हमसे प्यार हुआ था? नहीं बोलती है, देख यार, प्यार के लिए ना अपन के पास टाइम वगैरह नहीं रहता है यार, नहीं था मेरे पास। लेकिन जब तू मेरे घर आया ना और तेरी मासूमियत को देख के ना तेरे से मेरे को प्यार हो गया। मैं सोचती थी ना कि तू मेरे को इजहार कर, लेकिन अब तू इजहार कर दिया ना तो आई लव यू टू। उसने कहा, फिर से बोलो ना प्लीज। तो वो कहती है, नहीं, एक बार तू बोल तब मैं बोलूँगी। तो वो बोलता है आई लव यू। वो कहती है, क्या, मैंने तो सुना ही नहीं, फिर से बोल। और फिर से बोलता है आई लव यू। फिर वो भी बोलती है आई लव यू टू। फिर वो भी थोड़ा सा नखरे करने लगता है, बोलता है मैंने सुना ही नहीं। वो फिर से बोलती है आई लव यू टू। फिर कहता है मैंने सुना ही नहीं। तो प्यार से उसके गाल पर एक झापड़ रसीद करती है और बोलती है आई लव यू टू। फिर दोस्तों, इन लोग की बड़े पैमाने पर शादी होती है। उस क्षेत्र के सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों से एक हंसता खेलता बालक आता है। उनके खुशियों में 4 चांद लग जाती है। तो इतनी सी थी ये कहानी। शोध आलेख स्वर संपादन विक्की तिवारी, प्रस्तुत करता अभिषेक राय। धन्यवाद।